आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें हमने लास्ट में किया था कि किसी भी देश में जो डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, या फिर किसी भी देश में जो डाक वस्तुओं को रोक कर रखने की अवधि है वो कितनी रहती है, या फिर हमने किया था कि किसी भी डाक वस्तु का अगर वितरण ना हो पाए तो ऐसी कंडीशन में गंतव्य देश के द्वारा उसका निपटान कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में प्रेषक कैसे निर्देश दे सकता है। आज हम आगे करना शुरू करेंगे रूल नंबर 16 से। रूल नंबर 16 आपके पास विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट एंड अल्टरेशन ऑफ एड्रेस, डाक से वस्तु को निकालना और उसके पते में परिवर्तन करना। अब आपने एक डाक वस्तु भेजी फॉरेन कंट्री के लिए, लेकिन अब आप चाहते हैं उस डाक वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को ना किया जाए और मुझे वो डाक वस्तु वापस भेज दी जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो आपने एड्रेस लिखा है उस एड्रेस की बजाय उस डाक वस्तु का वितरण किसी और पते पर किया जाए, यानी कि आप उसके ऊपर लिखे हुए एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह कैसे किया जाएगा। The sender of a foreign article posted in India and addressed to any country which is the member of union, except in the case of a few countries, can have the article withdrawn or its address altered। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसे भारत से पोस्ट किया जाता है और किसी ऐसे देश को संबोधित किया जाता है जो कि यूनियन का यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस देश को भेजे गए डाक लेख को डाक से निकाल भी सकते हैं और उसके पते में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो विदेशी डाक लेख, फॉरेन जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें भारत से पोस्ट किया जाता है और उनका वितरण किसी ऐसे देश में किया जाना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश है, ऐसे देशों को भेजी गई डाक वस्तुओं को आप डाक से निकाल भी सकते हैं और उनके पते में परिवर्तन भी कर सकते हैं, सिवाय कुछ देशों को छोड़कर। Article can be withdrawn or its address altered with reference to or consent विदाउट रेफरेंस टू और कंसेंट टू एड्रेसिव विद फॉलोइंग कंडीशंस। अब किसी भी डाक वस्तु को आपने डाक से निकालना है या उसके पते में कोई भी परिवर्तन करना है, इसके लिए आपको प्राप्तकर्ता से किसी तरह की रेफरेंस की या कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब उसकी सहमति के बिना भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेसी तक अभी डाक वस्तु पहुंची नहीं है, उसे क्या पता कि उसके लिए कोई लेख भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे एड्रेसी से आपको कोई भी कंसेंट या रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होगी, उससे बिना सहमति या उसके बिना निर्देश के डाक वस्तु के पते में परिवर्तन भी किया जा सकता है और उसे डाक से भी निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है। इफ इट हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड टू एड्रेस, सबसे पहले अगर उस डाक वस्तु का वितरण अभी तक प्राप्तकर्ता को ना किया गया हो, अगर उस डाक वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को कर दिया गया हो तो उसके पते में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, नहीं कर सकते और ना ही उसे डाक से निकाल सकते हैं। तो अगर उस डाक वस्तु का वितरण अभी तक प्राप्तकर्ता को ना किया गया हो तभी आप उस डाक वस्तु को डाक से निकाल सकते हैं या उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं। It has not been intercepted by the country of destination in accordance with the provisions of its legislation। दूसरी बात, देश ने उसके जो भी कानून है उनके अनुसार किसी भी डाक वस्तु को रोका ना हो तभी आप उस डाक वस्तु को डाक से निकाल पाएंगे या उसके पते में परिवर्तन कर पाएंगे। अब मान लीजिए किसी देश के कानून के अनुसार कोई भी डाक वस्तु उसका उल्लंघन करती हुई पाई जाती है और उस डाक वस्तु को वो रोक लेते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में फिर इंटरसेप्शन के बाद आप उस डाक वस्तु को ना तो डाक से निकाल सकते हैं और ना ही उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं। इट हैज़ नॉट बीन कन्फिस्केटेड और डिस्ट्रॉयड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज बिकॉज ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ प्रोहिबिशंस प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद उस डाक वस्तु को अगर देश के द्वारा जो भी गंतव्य देश है या जो भी कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा जब्त ना कर लिया गया हो या डिस्ट्रॉय ना किया गया हो। ठीक है, अब जब भी कंपिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा किसी भी डाक वस्तु को जो भी प्रोहिबिशंस बताई गए हैं, जो भी निषेध बताए गए हैं कि आप डाक वस्तुओं के अंदर ये नहीं भेजेंगे, उस तरह से जब भी उनका उल्लंघन किया जाता है और ऐसी डाक वस्तुओं को अगर कंपिटेंट अथॉरिटीज ने कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया या नष्ट कर दिया, तो इसके बाद भी आप उस डाक वस्तु को डाक से नहीं निकाल सकते हैं और ना ही उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास कि किसी भी ऐसे देश को संबोधित डाक वस्तु जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश हो, उस डाक वस्तु के पते में भी परिवर्तन किया जा सकता है या फिर उसको डाक से निकाला भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है, सबसे पहले कि इसके लिए आपको प्राप्तकर्ता की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी कि इस डाक वस्तु को डाक से निकाला जाए या ना निकाला जाए। कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले इस डाक वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को नहीं किया गया होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे उस देश के कानून के अनुसार उस डाक वस्तु को रोका नहीं गया होना चाहिए या फिर सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा उस डाक वस्तु को कन्फिस्केट या डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होना चाहिए,
चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोविजंस बताई गई हैं या जो निषेध बताए गए हैं उनके उल्लंघन में वो डाक वस्तु भेजी गई है। तो ये कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करती है तभी उसको डाक से निकालना चाहेगा या उसके पते में परिवर्तन किया जाएगा। फॉर दिस पर्पस, अब डाक वस्तु को डाक से निकालने के लिए या उसके पते में परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना होगा? एड्रेस सेंडर शुड सबमिट अ रिटन एप्लीकेशन अकम्पनीड बाय अ फीस इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड अ सील्ड कवर कंटेनिंग अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर विड्रॉइंग द आर्टिकल और अल्टरिंग द एड्रेस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप डाक वस्तु के पते में परिवर्तन या उसको डाक से निकालना चाहते हैं, आपको एक रिटन एप्लीकेशन देनी होगी, लिखित आवेदन देना होगा। उस लिखित आवेदन के लिए साथ आपको क्या करना पड़ेगा? निर्धारित एक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, और इस शुल्क का जो भुगतान किया जाएगा वो डाक टिकटों के रूप में आपको करना है, पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में करना है। दूसरी बात, एक तो हो जाएगी रिटर्न एप्लीकेशन, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? डाक टिकटों के रूप में आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ में उसके एक सील्ड कवर भी देना होगा। सीलबंद कवर में क्या रहेगा? एक स्टेटमेंट रहेगी। कौन सी स्टेटमेंट रहेगी? कि क्यों आप उस डाक वस्तु को डाक से निकालना चाहते हैं या उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या इसके बारे में उस स्टेटमेंट में होना चाहिए, उसका कारण होना चाहिए कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए आपको क्या करना होगा? रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी, साथ में डाक टिकटों के रूप में जो भी शुल्क होगा उसका भुगतान करना होगा, साथ में एक सील्ड कवर भी देना होगा। उस सील्ड कवर में क्या रहेगा? एक स्टेटमेंट रहेगी, विवरण रहेगा कि क्यों आप उस डाक वस्तु को डाक से निकालना चाहते हैं, उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं। द एप्लीकेशन में बी हैंडेड ओवर इन एनी सब और हेड पोस्ट ऑफिस। अब ये जो आवेदन है आप किसी भी प्रधान डाकघर या उप डाकघर में दे सकते हैं, प्रेफरेबली द ऑफिस इन विच द आर्टिकल वाज पोस्टेड। लेकिन आपको बोला जाता है कि जहां से आपने डाक वस्तु पोस्ट की उसी डाकघर में आप इस तरह का आवेदन प्रस्तुत करें। If article was registered, then production of registered receipt will expedite action। यदि लेख जो है वो पंजीकृत था तो ऐसी कंडीशन में आपको जो रसीद दी गई होगी उसकी पंजीकरण के समय वो भी साथ में अगर प्रस्तुत करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? जो कार्यवाही की जाएगी उसको और तेज कर दिया जाएगा। द रिक्वेस्ट विल नॉर्मली बी फॉरवर्डेड बाई सरफेस मीन्स बियॉन्ड इंडिया। अब जब भी इस तरह का आवेदन भेजा जाता है तो भारत की सीमाओं के बाहर उसको केवल सतह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। इफ द सेंडर डिजायर्स दैट द रिक्वेस्ट शुड बी फॉरवर्डेड बाई एयर। लेकिन जो सेंडर है, प्रेषक है, वो चाहता है कि ये जो आवेदन है इसको हवाई मार्ग के माध्यम से भेजा जाए भारत की सीमाओं के बाहर। ही शुड पे एयर चार्जेस एज एप्लीकेबल टू दी कंट्री कंसर्न फॉर अ लेटर बेइंग 10 ग्राम्स। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस देश के लिए 10 ग्राम वजन वाले पत्र के ऊपर जो भी हवाई चार्जेस लागू होंगे उन चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आवेदन के साथ साथ कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? एक तो रिटर्न एप्लीकेशन, लिखित आवेदन होना चाहिए, साथ में फीस होगी जो डाक टिकटों के रूप में रहेगी, और साथ में एक सील्ड कवर में आपको एक स्टेटमेंट देनी होगी कि क्यों आप उस डाक वस्तु को डाक से निकालना चाहते हैं या उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं। दूसरी बात, अब ये जो आवेदन रहेगा आप इसे किसी भी उप डाकघर या प्रधान डाकघर में दे सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफर किया जाता है कि जहां से आपने आर्टिकल पोस्ट किया था वहीं पर इस तरह का आवेदन दिया जाए। दूसरी बात, अगर वो आर्टिकल क्या था? रजिस्टर्ड था, आपने उसका पंजीकरण करवाया था और फिर आप आवेदन करते समय उसकी जो पंजीकृत रसीद है वो भी साथ में प्रस्तुत करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो कार्यवाही की जाएगी उसको और तेजी से किया जाएगा। उसके बाद अब ये जो आवेदन है जब इसको भेजा जाएगा भारत की सीमाओं के बाहर, इसको सरफेस के माध्यम से, सतह के माध्यम से भेजा जाएगा। लेकिन अगर जो प्रेषक है वो क्या चाहता है कि भारत की सीमाओं के बाहर मेरे आवेदन को हवाई मार्ग के माध्यम से भेजा जाए, तो इसके लिए उसे चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। और कितने चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा? जिस देश के लिए आपने वो आवेदन भेजा है, मतलब जिस देश में वो आवेदन भेजा जाना है उस देश को अगर आप 10 ग्राम का एक पत्र भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वही आपको किसके लिए देने पड़ेंगे? उस आवेदन को भेजने के लिए देने पड़ेंगे। अगर 10 ग्राम वजन वाले पत्र के ऊपर 10 रुपए लगेंगे तो आपसे उस आवेदन के लिए जब उसको हवाई मार्ग से भेजा जाएगा तब भी 10 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। The post office will take action to recall the article or have the address altered only if इट इज सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द रिक्वेस्ट। अब डाकघर जो उस डाक वस्तु को वापस बुलाने या फिर उसके पते में परिवर्तन करने के लिए जो कार्यवाही करेगा वो तभी करेगा अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट वास्तविकता से वो संतुष्ट हो जाते हैं, तभी वो कार्यवाही की जाएगी, अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब आप सील्ड कवर में जो भी स्टेटमेंट देंगे कि क्या रीज़न है आप इस तरह से जो करना चाहते हैं उसके पते में परिवर्तन या डाक से निकालना चाहते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस क्या हो जाता है उसकी
जेन्युइननेस से सेटिस्फाई हो जाता है तभी उस डाक वस्तु को निकाला जाएगा या उसके पते में परिवर्तन किया जाएगा। The post office cannot accept any responsibility for its inability to recall an article or have the address altered for any reason whatsoever। अब डाक वस्तु को वापस बुलाने में या उसके पते में परिवर्तन करने में डाकघर असक्षम रहता है, मतलब वो ऐसा करने में असमर्थ रहता है। ऐसी कंडीशन में डाकघर की इसके संबंध में कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मतलब आपने आवेदन कर दिया, पोस्ट ऑफिस ने उस आवेदन को आगे भेज दिया, लेकिन आवेदन पहुंचने से पहले ही उस डाक वस्तु का वितरण किया जा चुका है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो असमर्थता रहेगी उसके लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मतलब डाकघर के द्वारा सिर्फ कोशिश की जाएगी कि आपकी जो आवेदन है उसके अनुसार एक्शन लिया जाए, अगर नहीं लिया जा सके तो उसके लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। When an item is redirected by air after a request for alteration, then air surcharges will be corrected from addressee and retained by delivering administration। अब आपने क्या किया, किसी भी डाक वस्तु के पते में परिवर्तन के लिए आवेदन किया, उस डाक वस्तु के पते में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, रिडायरेक्शन हो जाएगी, मतलब उसको दूसरे किसी पते के लिए भेजा जाएगा। और जब भी इस तरह के आवेदन के बाद या इस तरह के रिक्वेस्ट के बाद आपकी डाक वस्तु का हवाई मार्ग के माध्यम से रिडायरेक्शन या पुनर्निर्देशन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एयर सरचार्जेस हवाई अधिभार का भुगतान करना पड़ेगा। ये हवाई अधिभार का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा, प्राप्तकर्ता के द्वारा किया जाएगा, और वितरण के समय वो प्राप्तकर्ता से एकत्र किया जाएगा। और किसके द्वारा उसे अपने पास रखा जाएगा, जो भी डिलीवरिंग एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, क्या जो भी वितरण प्रशासन रहेगा उसके द्वारा इसे अपने पास रखा जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु को परिवर्तन के अनुरोध के बाद हवाई मार्ग से पुनर्निर्देशित किया जाता है तो हवाई अधिभार जो है वो प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा और वितरण करने वाले प्रशासन के द्वारा उसे अपने पास रख लिया जाएगा। The fees paid for the recall will not be refunded in under any circumstances। अब आपने उस डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए जो भी चार्जेस का भुगतान किया है या जो भी फीस पे की है वो किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं की जाएगी, चाहे पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस है उस डाक वस्तु को वापस बुलाने में असक्षम रहता है या असमर्थ रहता है, तब भी आपको वो फीस रिफंड नहीं की जाएगी। Except to the extent provided, above articles cannot be intercepted and redirected in the course of transmission। अब आपने आवेदन कर दिया डाक वस्तु को निकालने के लिए या फिर उसके पते में परिवर्तन करने के लिए, तब भी ये सारी कंडीशंस को छोड़कर उस डाक वस्तु को प्रसारण के दौरान ना तो रिडायरेक्ट किया जाएगा, पुनर्निर्देशित किया जाएगा, और ना ही उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा, ना ही उसको रोका जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कि कैसे आप किसी भी डाक वस्तु के पते में परिवर्तन कर सकते हैं या उसको डाक से निकाल सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास डिलीवरी ऑफ इनवर्ड मेल्स, फॉरेन कंट्री से, विदेश से जब भी कोई डाक वस्तु भारत में वितरित होने के लिए आएगी, किस तरह से उसका वितरण किया जाएगा। सेम एज फॉर इनलैंड आर्टिकल्स, जिस तरह से अंतर्देशीय डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है उसी तरह से विदेशों से आने वाली डाक वस्तुओं का वितरण भी किया जाएगा। सेम ही इसमें कंडीशंस रहेंगी। अरेंजमेंट्स आल्सो एग्जिस्ट फॉर डिलीवरी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इनवर्ड foreign articles at the office of exchange to addresses who call there in connection with the custom examination or other formalities connected with the articles, provided acceptable proof of identity is produced by the addressee। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, यानी कि फॉरेन कंट्री से जो डाक वस्तुएं आएंगी भारत में वितरित होने के लिए, उन डाक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था कहाँ पे की जा सकती है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में। क्या नॉर्मली तो वैसे इनलैंड आर्टिकल्स की तरह उनका वितरण किया जाता है, लेकिन जो एड्रेसी है, जो प्राप्त करता है उन डाक वस्तुओं के वितरण के लिए आवेदन करता है कि उन डाक वस्तुओं का वितरण ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पे की जाती हैं। वहां पर जब भी डाक वस्तु प्राप्त होगी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, एड्रेसी को वहां बुलाया जाएगा ताकि उस डाक वस्तु के संबंध में जो भी फॉर्मेलिटीज हैं या कस्टम एग्जामिनेशन उनको पूरा किया जा सके, और साथ में उसे क्या करना होगा, अपनी पहचान का वहाँ पे एक पहचान करने के लिए एक प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा ताकि प्राप्तकर्ता की पहचान की जा सके और डाक वस्तु का वितरण उसे किया जा सके। तो जब भी फॉरेन कंट्री से कोई भी डाक वस्तु वितरित होने के लिए आएगी भारत में, तो सेम जैसे इनलैंड आर्टिकल्स होते हैं, अंतर्देशीय डाक वस्तुएं होती हैं, उसी तरह से उसका भी वितरण किया जाएगा। लेकिन अगर एड्रेसी प्राप्तकर्ता रिक्वेस्ट करता है कि इस तरह की डाक वस्तुएं उसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में विनियम कार्यालय में ही वितरित कर दी जाएं, तो वहां पर भी उनका वितरण करने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए प्राप्तकर्ता को ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में बुलाया जाता है ताकि उस डाक वस्तु के संबंध में कस्टम एग्जामिनेशन और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज उनको पूरा किया जा सके, और एड्रेसी को वहां पे क्या करना होगा,
अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान के लिए एक प्रूफ भी साथ में लेके जाना होगा ताकि उसकी पहचान की जा सके। नेक्स्ट आपके पास पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयरहाउसिंग चार्जेस, रोक कर रखने की अवधि, और साथ में भंडारण शुल्क यानी कि विदेश में किसी भी डाक वस्तु को जो रोक के रखा जाएगा, कितने समय के लिए रोका जाएगा, और उसके ऊपर जो भंडारण शुल्क है। भंडारण शुल्क क्या होता है? जब भी किसी डाक वस्तु को रोकना पड़े, उसकी स्टोरेज करनी पड़े, तो उस स्टोरेज के लिए आपसे चार्जेस लिए जाते हैं जिनको कहते हैं वेयरहाउसिंग चार्जेस। If the addressee of any ordinary or value payable inward foreign packet or bag of printed papers, मुद्रित जो कागजात होते हैं, प्रिंटेड पेपर्स जो होते हैं, उन प्रिंटेड पेपर्स के ऑर्डिनरी या वैल्यू पेबल इनवर्ड फॉरेन पैकेट या जो भी बैग होते हैं, या फिर दूसरी बात आपके इनवर्ड फॉरेन स्मॉल पैकेट जो छोटे पैकेट होते हैं, और कैसे इनवर्ड फॉरेन यानी कि विदेशों से भारत में वितरित होने के लिए जब भी आएंगे, फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ इट, अब उनका जो प्राप्त करता है अगर इनका वितरण लेने में असफल रहता है, कब तक असफल रहता है? विद इन 7 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जब इस तरह की डाक वस्तुएं पहली बार प्राप्तकर्ता को वितरण के लिए प्रस्तुत की जाएंगी, उस तिथि से या उस दिनांक से या उस दिन से 7 दिनों के भीतर वो इसका वितरण लेने में असफल रहता है। एंड इफ इट वेज मोर देन 500 ग्राम्स, और दूसरी बात इस तरह की डाक वस्तुओं का जो वजन है वो भी 500 ग्राम से ज़्यादा है। वेयरहाउसिंग चार्ज एट द रेट पर डे कमेंसिंग फ्रॉम 8th day शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की डाक वस्तुओं के लिए वितरण के समय प्राप्तकर्ता से वेयरहाउसिंग चार्जेस या भंडारण शुल्क लिया जाएगा। अब भंडारण शुल्क जो है कब से लिया जाएगा? उस डाक वस्तु का अगर प्राप्तकर्ता 7 दिनों के भीतर उसका वितरण ना ले पाए तो 8वें दिन से उस डाक वस्तु के ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे, और प्रतिदिन उसके ऊपर वो वेयरहाउसिंग चार्जेस लगेंगे, यानी कि प्रतिदिन की दर से डाक वस्तु के ऊपर 8वें दिन से वेयरहाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे, जो कि प्राप्तकर्ता से वितरण के समय लिए जाएंगे। इफ द अबव आर्टिकल्स आर एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट, अब पोस्ट रेस्टेंट हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया था कि ऐसी डाक वस्तु जिसको वितरण के डाक घर में रोक के रखा जाता है, उसके ऊपर कुछ सुपरस्क्रिप्शन जो होती हैं कि टू अवेट अराइवल या टिल कैप्ट टिल कोल्ड फॉर, या इस तरह की जो भी उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्शन होती हैं उनको क्या कहते हैं? पोस्ट रेस्टेंट हम कहते हैं। तो अगर इस तरह की डाक वस्तुएं जो ऊपर बताई गई हैं, प्रिंटेड पेपर्स के ऑर्डिनरी या मूल्य दे जो भी पैकेट होंगे या बैग होंगे या फिर इनबोर्ड फॉरेन स्मॉल पैकेट होंगे, अगर उनको पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित करके भेजा गया है, आर नोट टेकन डिलीवरी विद इन 7 days, और उनका वितरण भी अगर 7 दिनों की अवधि के भीतर ना लिया जाए, फॉलोइंग दी डेट ऑफ अराइवल इन दी ऑफिस ऑफ डिलीवरी द वेयरहाउसिंग चार्जेस शैल बी लीव्ड फ्रॉम 8th day। तो जब वो डाक वस्तु वितरण के कार्यालय में पहुंचेगी, पहुंचने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अगर उसका प्राप्तकर्ता जिसे पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा गया है उसका वितरण लेने में विफल रहता है, ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। और कौन से दिन से लगने शुरू हो जाएंगे? 8वें दिन से लगने शुरू हो जाएंगे। Articles addressed post resident except value payable articles are detained in the office of delivery for a period not exceeding 1 month। सेम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 वाला है कि पोस्ट रेस्टेंट के रूप में जब भी किसी डाक वस्तु को भेजा जाता है सिवाय वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के, तो उस डाक वस्तु को वितरण के कार्यालय में अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए रोक के रखा जाता है। वैल्यू पेबल आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट आर डिटेन्ड इन द ऑफिसेज टू विच दे आर एड्रेस्ड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days। लेकिन जब भी वैल्यू पेबल आर्टिकल को पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है तो उस डाक वस्तु को वितरण के कार्यालय में अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के लिए भी आपको पोस्ट रेस्टेंट वाली सुविधा मिल जाती है। तो ये आ जाएगा किसी भी देश में डाक वस्तुओं को कैसे रोका जाएगा, कितने उसके ऊपर जो वेयरहाउसिंग चार्जेस है वो कैसे लिए जाएंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना, जब भी आपके पास क्या आ जाएंगे प्रिंटेड पेपर्स के ऑर्डिनरी या वैल्यू पेबल इनवर्ड फॉरेन पैकेट या फिर इनवर्ड फॉरेन स्मॉल पैकेट होंगे, अगर उनका प्राप्तकर्ता 7 दिनों के भीतर, और 7 दिन कब से गिने जाएंगे? जब इस तरह की डाक वस्तु उसको वितरण के लिए पहली बार प्रस्तुत की जाएगी उस दिन से 7 दिन वो गिने जाएंगे। 7 दिन के भीतर उसका वितरण लेने में असफल रहता है और साथ में उसका वजन भी 500 ग्राम से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में 8वें दिन से प्रतिदिन की दर से, यानी कि हर रोज उसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस लगेंगे, प्रतिदिन की दर से 8वें दिन से उसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस लिए जाने
शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एकत्र किए जाएंगे। और ऊपर ये जो हमने कर ली डाक वस्तुएं कि आपके जो भी प्रिंटेड पेपर्स के ऑर्डिनरी या वैल्यू पेबल जो भी फॉरेन पैकेट्स होते हैं या फिर बैग होते हैं, अगर उनको पोस्ट असिस्टेंट के रूप में संबोधित किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर भी वेयरहाउसिंग चार्जेस लगेंगे 8वें दिन से। लेकिन ये 8वां दिन कब से गिना जाएगा? उस डाक वस्तु के ऑफिस ऑफ डिलीवरी में पहुंचने की तारीख से 7 दिन के भीतर अगर उसका वितरण नहीं लिया जाता है तो 8वें दिन से उसके ऊपर भी वेयरहाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। अब रोकने की अवधि क्या रहेगी? जब भी किसी आर्टिकल को पोस्ट रेजिडेंट के रूप में संबोधित किया जाता है तो अधिकतम उसे वहां पे 1 महीने की अवधि के लिए रोक के रखा जाएगा, अगर वो वैल्यू पेबल आर्टिकल नहीं है। और अगर वो वैल्यू पेबल आर्टिकल है तो उसे ऑफिस ऑफ डिलीवरी में अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। और ऐसे आर्टिकल्स जो वैल्यू पेबल आर्टिकल्स नहीं है उनके ऊपर जो वेयरहाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे वो कब से लिए जाएंगे? 8वें दिन से लिए जाने शुरू कर दिए जाएंगे और बाकी वैल्यू पेबल आर्टिकल्स को वापस भेज दिया जाता है। अनडिलीवरेबल पोस्टल आर्टिकल्स लाइक वितरण योग्य डाक वस्तुएं जैसे रिफ्यूज्ड और ओमिटेड टू टेक डिलीवरी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस, जिनको लेने से इनकार कर दिया है या नोटिस में जो निर्धारित समय है उसके भीतर उनका वितरण नहीं लिया जाता है। अब कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसका प्राप्तकर्ता क्या करता है, उसको लेने से मना कर देता है, या फिर जब भी किसी डाक वस्तु को डाकघर में रोका जाता है तो उसके संबंध में एक नोटिस भेजा जाता है प्राप्तकर्ता को। उस नोटिस में एक समय अवधि निर्धारित की जाती है कि इस समय अवधि के भीतर आपको डाकघर में आकर उस डाक वस्तु का वितरण लेना होगा। लेकिन नोटिस में जो समय निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय के भीतर उस डाक वस्तु का वितरण नहीं लिया जाता है। लेफ्ट इंडिया विदाउट इंस्ट्रक्शंस, या फिर ऐसी डाक वस्तुएं जिनका प्राप्तकर्ता भारत छोड़कर किसी और देश में चला गया है और उसने अपनी डाक वस्तुओं के निपटान के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं, या फिर डेड और नो रिलेटिव टू टेक डिलीवरी, या फिर जिसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई सगा संबंधी नहीं है जो उस डाक वस्तु का वितरण ले सके। ऐसी कंडीशन में ऑल ABC आर नॉट डिटेन्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी, सभी को वितरण के कार्यालय में रोका नहीं जाएगा। तो ऐसी डाक वस्तुएं जो उनका वितरण नहीं हो पाएगा और इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो उनको रोकना नहीं है, वितरण के कार्यालय में उनको तुरंत वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रीडायरेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में भी थोड़ा पेचीदा सा है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है क्योंकि आपको ऐसे रटने से याद नहीं रहेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, तो बहुत ही थोड़ा पेचीदा सा रहेगा। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। अब इसमें 3-4 कंडीशंस बनेंगी। सबसे पहले एक देश ये है, ये मान लीजिए भारत देश है और ये कोई दूसरा देश है। अब क्या हो जाता है, जब भी फॉरेन कंट्री से कोई डाक वस्तु भारत में वितरित होने के लिए आती है तो उसको रीडायरेक्ट करना पड़े भारत के भीतर, तो कैसे किया जाएगा? सतह मार्ग से करना है तो कैसे किया जाएगा? एयर से करना है मतलब वायु मार्ग से करना है तो कैसे किया जाएगा? या फिर किसी दूसरे देश के लिए उसकी रीडायरेक्शन करनी है, सतह मार्ग से करनी है तो कैसे की जाएगी? बाई एयर करनी है, हवाई मार्ग से करनी है तो कैसे की जाएगी? तो इस तरह से इसमें अलग अलग कंडीशंस रहेंगी। अब कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर आपको चार्जेस में छूट मिल जाती है, तो उनकी रिडायरेक्शन के समय आपसे कैसे चार्जेस लिए जाएंगे। ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर आपको चार्जेस में छूट नहीं दी जाती है उनके ऊपर आपको कैसे चार्जेस दिए जाएंगे। या फिर एक और कंडीशन बन जाती है कि मान लीजिए एक डाक वस्तु अब वो हवाई मार्ग के माध्यम से वितरण होने के लिए प्राप्त हुई लेकिन उसकी रिडायरेक्शन सरफेस के माध्यम से करनी है तो कैसे किया जाएगा। या फिर एक डाक वस्तु जो सरफेस के माध्यम से प्राप्त हुई है उसकी रिडायरेक्शन बाई एयर करनी है तो उसकी रिडायरेक्शन कैसे की जाएगी। तो ये सारी चीजें अब इसमें आएंगी तो ये समझनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले देखते हैं, बताया गया कि सरफेस मेल आइटम्स, सरफेस मेल आइटम का क्या मतलब हो जाएगा? सतह डाक वस्तुएं, यानी कि जो सतह मार्ग से प्राप्त हुई हैं। रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया, जो किसी भी देश से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त हुई हैं। मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, उन डाक वस्तुओं को भारत के भीतर किसी भी स्थान के लिए पुनः निर्देशित किया जा सकता है। अब ये देश मान लीजिए भारत है और ये कोई अन्य देश है। अब फॉरेन कंट्री से एक डाक वस्तु वितरित होने के लिए भारत में आती है लेकिन उसका और कैसी है? सरफेस मेल आइटम है, सतह डाक वस्तु है, इनके सतह मार्ग से वो भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त हुई है और भारत के भीतर किसी दूसरी जगह के लिए उसका पुनः निर्देशन करना है तो वो क्या किया जा सकता है, मतलब उस डाक वस्तु को भारत के भीतर किसी भी जगह के लिए पुनः निर्देशित किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा, क्या कंडीशन रहेगी?
ओनली फर्स्ट क्लास मेल वेदर सरचार्ज एंड अनसरचार्ज, जैसे लेटर्स, एरोग्राम्स एंड पोस्ट कार्ड। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हमने किया था फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के बारे में, तो उसमें क्या क्या था, लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड और साथ में थे पोस्ट कार्ड। लेकिन अब आपको भी पता है पिछली वीडियो में हमने क्या कि इनलैंड लेटर कार्ड को आप फॉरेन कंट्रीज के लिए कम्युनिकेट करने में यूज नहीं कर सकते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज की जब बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्लास मेल में क्या क्या आ जाएंगे, लेटर पत्र इसमें भी रहेंगे, लेकिन इसमें जो इनलैंड लेटर कार्ड है उसकी जगह पे एरोग्राम्स आ जाएंगे। और साथ में पोस्ट कार्ड हमने इनलैंड पोस्ट में भी किए थे और ये फॉरेन पोस्ट में भी सेम फर्स्ट क्लास में आएंगे। तो जितने भी प्रथम श्रेणी के लेख होंगे या डाक वस्तुएं होंगी, चाहे वो सरचार्ज है यानी कि उनके ऊपर हवाई अधिभार लिया गया या नहीं लिया गया, आर एलिजिबल फॉर फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया, तो ऐसी डाक वस्तुएं भारत के भीतर हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त पुनर्निर्देशन के लिए पात्र रहेंगी। यानी कि भारत के लिए जब भी फॉरेन कंट्री से कोई डाक वस्तु प्राप्त होती है, अगर वो फर्स्ट क्लास मेल है, प्रथम श्रेणी की डाक वस्तु है, यानी कि वो लेटर है, एरोग्राम या पोस्ट कार्ड है, तो भारत के भीतर उसकी रिडायरेक्शन कैसे की जा सकती है, चाहे वो सरचार्ज है चाहे वो अनसरचार्ज है, वो हवाई मार्ग के माध्यम से रिडायरेक्शन के लिए पात्र होगा, यानी कि भारत के भीतर उसका हवाई पुनर्निर्देशन किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन चलते हैं, दी अदर क्लासेस ऑफ लेटर मेल। अब दूसरी बोला गया कि फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के अलावा जो बाकी वस्तुएं फर्स्ट क्लास मेल में आ जाएंगी, जैसे इसमें प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, न्यूज़पेपर आ जाएंगे, स्मॉल पैकेट आ जाएंगे, ठीक है, जितनी भी अदर क्लासेस हैं पत्र डाक की, और उसमें विल बी फॉरवर्डेड टू न्यू एड्रेस इन इंडिया बाय द सरफेस रूट ओनली। अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि फॉरेन पोस्ट में केवल दो ही तरह की डाक वस्तुओं की श्रेणियां, एक लेटर पोस्ट है, दूसरी पार्सल पोस्ट में। लेटर पोस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें की, लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड किए, उसका प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें हमने की, किसमें की, लेटर मेल में आ जाएंगी। तो ये तो ऊपर आ जाएंगी लेटर मेल के जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स आ जाएंगे भारत के भीतर, वो एयर मार्ग से पुनर्निर्देशन के पात्र होंगे। लेकिन जो बाकी क्लासेस के आर्टिकल्स रहेंगे, जैसे उसमें प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, न्यूज़पेपर आ जाएंगे, स्मॉल पैकेट आ जाएंगे, विल बी फॉरवर्डेड टू न्यू एड्रेस इन इंडिया बाय द सरफेस रूट ओनली। तो ऐसी डाक वस्तुओं को अगर भारत के भीतर पुनर्निर्देशित करना है तो केवल सतह मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। ओनली अनलेस द एड्रेसी हैज लेफ्ट रिटन इंस्ट्रक्शंस एट द पोस्ट ऑफिस टू रीडायरेक्ट सच आर्टिकल्स बाय एयर एंड हैज मेड अ डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता चाहता है इस तरह की डाक वस्तुओं को हवाई मार्ग के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया जाए, तो इसके लिए उसे डाकघर में लिखित निर्देश देने होंगे और साथ में उसे पोस्ट ऑफिस में एडवांस में पैसे भी जमा करने होंगे, एडवांस में डिपॉजिट भी करना होगा। जैसे हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में करते थे, पोस्ट ऑफिस के साथ उसे एक अकाउंट मेंटेन करना होता है जिसे समय समय पर एडजस्ट किया जाता है और उसी अकाउंट्स में से इस तरह की रिडक्शन के लिए चार्जेस को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगी। अब फॉरेन कंट्री से मान लीजिए कोई भी डाक वस्तु भारत में वितरित होने के लिए आती है और वो फर्स्ट क्लास मेल में नहीं आती है, वो प्रिंटेड पेपर है, वो न्यूज़पेपर है, वो स्मॉल पैकेट है, इस तरह की कोई डाक वस्तु है, भारत के भीतर जब भी किसी नए पते के लिए उसका पुनर्निर्देशन किया जाएगा तो केवल सतह मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरह की डाक वस्तु की जो रिडायरेक्शन है वो हवाई मार्ग के माध्यम से की जाए, तो इसके लिए प्राप्तकर्ता को पोस्ट ऑफिस में रिटन इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, लिखित निर्देश देने होंगे और साथ में और क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस में एडवांस में अग्रिम में जमा करना होगा। Surface mail items received for delivery in India from any country not applying reduced charges for India may be redirected to another country by surface mail without any charge फॉर दी रिडायरेक्शन। अब क्या बोला गया, सरफेस मेल आइटम सतह डाक वस्तु जो किसी भी देश से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती है और उसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस यानी कि उसके ऊपर कम दर अप्लाई नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु की रिडायरेक्शन किसी भी दूसरे देश में की जा सकती है। और कैसे की जाएगी, सतह डाक के माध्यम से करने पर आपको कोई भी चार्जेस का भुगतान नहीं करना होगा। क्या बताया गया है, ये भारत है, ये कोई दूसरा देश है, ये कोई तीसरा देश है, इस देश से एक डाक वस्तु प्राप्त होती है भारत में जिसका वितरण किया जाना है। और कैसी है, ये सरफेस मेल आइटम है यानी कि सतह डाक वस्तु है, इसका हवाई प्रसारण नहीं दिया गया है। तो ये डाक वस्तु जब भारत में प्राप्त होगी, इसको दूसरे किसी देश के लिए अगर रीडायरेक्ट करना पड़े तो कैसे किया जाएगा, बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। लेकिन कैसे, सरफेस मेल के माध्यम से किया जाएगा, सतह डाक के माध्यम से, यानी कि सतह डाक के माध्यम से प्राप्त हुई, सतह डाक के माध्यम से ही इसका पुनर्निर्देशन कर दिया। ऐसी कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे।
Redirection by air is permitted only on the condition that the sender or the addressee or a third person has undertaken to pay the air surcharges or combined charges as the case may be। इस तरह की डाक वस्तुएं जो किसी देश से सतह डाक के माध्यम से आपको प्राप्त होती हैं वितरित करने के लिए, और आपने उनकी रिडायरेक्शन करनी है दूसरे देश में। अगर तो आप सरफेस के माध्यम से करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज की जाएगी, चार्जेस आपको नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसकी रिडायरेक्शन बाय एयर की जाए, हवाई मार्ग के माध्यम से की जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में प्रेषक को, प्राप्तकर्ता को या तीसरे व्यक्ति को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दायित्व लेना पड़ेगा। किसी रिडायरेक्शन के लिए जो भी चार्जेस है उसका भुगतान मैं करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। Addresses in India wishing to have inward surface correspondence redirected by air to any foreign country to which airmail service is available are required to give written instructions and make a deposit in advance in the post office to cover the air surcharges for redirection। अब कोई भी प्राप्त करता है वो क्या चाहता है भारत में कि उसकी जो भी इनवर्ड सरफेस कोरेस्पोंडेंस होगी, यानी कि आवक फॉरेन कंट्री से जो आएगी, और कैसी सतह डाक वस्तुएं या सतह पत्राचार, यानी कि आवक सतह जो भी उसका पत्राचार होगा उसको किसी फॉरेन कंट्री के लिए या दूसरे देश के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से आपने पुनः निर्देशित करना है, जिसके लिए एयरमेल सर्विस अवेलेबल है। आर रिक्वायर्ड टू गिव रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, तो इसके लिए उसे लिखित निर्देश देने होंगे और एडवांस में पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा। उस डिपॉजिट में से जो भी उसकी रिडायरेक्शन के लिए ऐसा चार्जेस बनेंगे वो रिकवर कर लिए जाएंगे। अब मान लीजिए ये एक भारत है, ये एक दूसरा देश है और ये तीसरा देश है। क्या हो गया? एक डाक वस्तु इस देश से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त हुई, और कैसे हुई? सतह मार्ग के माध्यम से, क्या सरफेस रूट के माध्यम से प्राप्त हुई। लेकिन भारत में जो एड्रेसी है, मतलब वो किसी और देश में चला गया, अभी वो क्या चाहता है? एड्रेसी जो भारत में रहता था उसने निर्देश दिए हैं डाक घर कि मेरी इस तरह की जो भी डाक वस्तु आएगी आपने उसको हवाई मार्ग के माध्यम से पुनः निर्देशित करके किसी दूसरे देश में रीडायरेक्ट कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन देगा और साथ में पोस्ट ऑफिस में एडवांस में डिपॉजिट करेगा, तब जाके उस डाक वस्तु को क्या किया जाएगा? हवाई मार्ग के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाएगा। तो जब भी किसी दूसरे देश से सतह मार्ग के माध्यम से भारत में वितरित होने के लिए कोई भी वस्तु प्राप्त होगी, जिसका प्राप्तकर्ता क्या चाहता है कि उस डाक वस्तु को फॉरेन कंट्री के लिए पुनः निर्देशित किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाए? बाय एयर, हवाई मार्ग के माध्यम से किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसे रिटर्न इंस्ट्रक्शंस डाकघर में देनी होंगी। और दूसरी बात, उस डाक वस्तु की एयर रिडायरेक्शन के लिए उसे जो भी एयर चार्जेस बनते हैं उनको कवर करने के लिए पोस्ट ऑफिस में एडवांस में डिपॉजिट करना होगा, तब उस डाक वस्तु को एयर रिडायरेक्शन दी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। सरफेस मेल आइटम्स ऑन विच reduced charges are applied received in India from a country will be redirected by surface mail to any country on payment of। अब दूसरी चीज बताएगी, सरफेस मेल आइटम है, सतह डाक वो वस्तु है और उसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई हैं। अब जैसे हमने इंग्लैंड में किया था ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में या बुक पैकेट्स के बारे में कि उनके ऊपर जैसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, या फिर बुक पैकेट है बहुत ही कम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। जैसे बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स अभी हमने वो किया नहीं है, हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे कि आपके ऐसे बुक पैकेट जिनमें मुद्रित पुस्तकें होती हैं 100 ग्राम के ऊपर केवल आपसे 1 ही रुपया उनके चार्जेस लिए जाएंगे उनकी पोस्टिंग के लिए। तो इस तरह की जो भी डाक वस्तुएं होंगी जिनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई है, मतलब आपको जो डाक शुल्क है उसमें छूट दी गई है, तो उनके बारे में यहाँ पे बोला है रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ कंट्री, जो किसी अन्य देश से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती हैं, विल बी रिडायरेक्टेड बाय सरफेस मेल टू एनी कंट्री ऑन पेमेंट ऑफ। ऐसी डाक वस्तुओं को किसी दूसरे देश के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है जब उनको सतह डाक के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया जाएगा, सरफेस मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। और कितना भुगतान करना पड़ेगा? Difference between postage already paid and charges if item dispatched direct from country of posting to its new destination and if redirected by air then on payment of air surcharge and or combined charges from India to new destination country। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखा जाएगा? उस रिड्यूस्ड चार्जेस वाली डाक वस्तु के ऊपर आपने पहले कितने चार्जेस दिए थे, मान लीजिए आपने उसके ऊपर 10 रुपये का भुगतान किया था। और दूसरी बात क्या देखी जाएगी? दूसरे चार्जेस देखे जाएंगे। कौन से चार्जेस? इफ आइटम डिस्पैच्ड डायरेक्ट फ्रॉम कंट्री ऑफ पोस्टिंग टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन, मतलब फिर यहाँ पे देखो, क्योंकि एक डाक वस्तु है जो किसी देश से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त हुई, अब दूसरे किसी देश में उसका पुनर्निर्देशन करना है, तो भारत के लिए उसको भेजा, भारत ने उसको उसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजा। तो यहाँ पे देखे जाएंगे चार्जेस कि अगर उस डाक वस्तु को इस देश के द्वारा सीधे इसके नए गंतव्य के लिए भेजा जाता तो उसके ऊपर कितने चार्जेस लगने थे। फिर वहाँ पे रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे, फिर वहाँ पे पूरे चार्जेस लिए जाएंगे। तो देखा जाएगा कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग
पोस्टिंग यानी कि उसका जो पहले वाला पोस्टिंग की कंट्री है वहां से अगर उसको उसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता तो कितने चार्जेस लगते। मान लीजिए उस डाक वस्तु के ऊपर फिर 50 रुपये लगने थे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहेगा 40 रुपीज़। एंड इफ तो ये अगर सरफेस के माध्यम से आप भेज रहे हैं तो इसके ऊपर आपको कितने देने पड़ेंगे, डिफरेंस देना पड़ेगा। आपने पहले कितने दिए थे, 10 रुपये दिए थे। अब दूसरी बात, अगर उसको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वाले देश से उसके नए डेस्टिनेशन वाले देश के लिए डायरेक्ट भेजा जाता तो उसके ऊपर 50 रुपये लगते, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस्ड चार्जेस फिर अप्लाई नहीं होंगे। जब भारत से उसको तीसरे देश के लिए भेजा जाएगा तो रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में दोनों चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको उसकी रिडायरेक्शन के लिए देना पड़ेगा, अगर आप उसको क्या करते हैं, सरफेस रूट के माध्यम से भेजते हैं। लेकिन इफ रीडायरेक्टेड बाय एयर, अगर उसको हवाई मार्ग के माध्यम से पुनर्निर्देशित करते हैं, देन ऑन पेमेंट ऑफ एयर सरचार्ज और कंबाइंड चार्जेस फ्रॉम इंडिया टू न्यू डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा देश है, ये भारत है, ये तीसरा देश है। अब यहाँ से डाक वस्तु आई भारत में और उसको भेज दिया गया तीसरे किसी देश के लिए। अगर तो सरफेस रूट के माध्यम से भेजा जाएगा तो डिफरेंस निकालना जाएगा, अपने पहले जो चार्जेस दिए हैं वो निकाले जाएंगे। और दूसरी बात, जो भी पोस्टिंग का देश है उसके द्वारा अगर सीधा उस डाक वस्तु को डिलीवरी कंट्री के लिए भेजा जाता तो कितने चार्जेस लिए जाते हैं उनका डिफरेंस निकाला जाएगा, अगर सरफेस के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन अगर आप एयर के माध्यम से भेजेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, भारत से उस डाक वस्तु को तीसरे देश में भेजने के लिए जो भी एयर चार्जेस और कंबाइंड चार्जेस बनते हैं उनका आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे भारत से और उस नए देश के लिए जो भी कंबाइंड चार्जेस या एयर चार्जेस बनते हैं उस डाक वस्तु के ऊपर, उनका भुगतान आपको करना पड़ेगा। भुगतान करने के बाद उस डाक वस्तु की रिडायरेक्शन की जाएगी भारत से तीसरे देश के लिए। अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वाले देश का कोई काम नहीं रहेगा। यहाँ पे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वाले देश का काम तभी रहेगा अगर क्या है, वो डाक वस्तु सरफेस मेल के माध्यम से रिडायरेक्ट की जानी है। Above charges in case of redirection by surface mail if not paid before redirection। अब ये जो उपरोक्त जो भी आपको चार्जेस बताए गए हैं, अगर सतह डाक के लिए रिडायरेक्शन से पहले इनका भुगतान नहीं किया जाता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली, तो इसे अपर्याप्त भुगतान वाली डाक वस्तु के रूप में माना जाएगा। एंड टैक्स इक्वल टू डिफरेंस इन पोस्टेज, और जब इसका वितरण किया जाएगा तो वितरण के समय केवल जो कमी होगी वही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पे डबल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे जैसे आपके होते हैं इंग्लैंड में कि जब आप डाक वस्तु भेजते हैं इनसफिशिएंटली है या अनपेड है, तो ऐसी कंडीशन में वितरण के समय दोगुने चार्जेस का आपको भुगतान करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की रिडायरेक्शन के मामले में जब आप उस डाक वस्तु को रिडायरेक्ट करेंगे, रिडायरेक्शन जो है सरफेस मेल के माध्यम से की जा रही है और आपने पहले उस रिडायरेक्शन के लिए चार्जेस नहीं दिए तो इसको इनसफिशिएंटली पेड माना जाएगा। अपर्याप्त रूप से जिन डाक वस्तुओं का भुगतान किया जाता है उसकी तरह उसे ट्रीट किया जाएगा, और जब वितरण किया जाएगा तो केवल डिफरेंस जो भी रहेगा, जो भी कमी रहेगी वही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पे दोगुने चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। आगे चलते हैं। एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय लैंड पोस्ट। भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त हवाई डाक वस्तुओं को अंतर्देशीय डाक द्वारा किसी भी स्थान के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। ये भारत है, ये तीसरा देश है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ से एक डाक वस्तु भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती है, लेकिन कैसे होती है, बाय एयर, हवाई डाक के माध्यम से प्राप्त होती है। तो भारत के भीतर उस डाक वस्तु को किसी भी स्थान के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय एयर ऑन पेमेंट ऑफ एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस फ्रॉम इंडिया टू न्यू डेस्टिनेशन। क्या बताया गया कि किसी एक देश से एक ऐसी डाक वस्तु भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती है जिसे हवाई मार्ग के माध्यम से, या फिर एयरमेल आइटम है मतलब हवाई मार्ग के माध्यम से उसे भेजा गया भारत में वितरित करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी तीसरे देश के लिए उसकी रिडायरेक्शन करनी पड़े तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एयर सरचार्जेस, हवाई अधिभार और कंबाइंड चार्जेस, संयुक्त अधिभार। ठीक है, ये कंबाइंड चार्जेस या एयर सरचार्जेस क्या होते हैं, फॉरेन पोस्ट मैनुअल में आ जाएंगे। कंबाइंड चार्जेस और एयर सरचार्जेस का भुगतान आपको करना पड़ेगा, लेकिन कौन से देश से करना पड़ेगा, अगर उस डाक वस्तु को भारत से उसके नए गंतव्य के लिए भेजा जाता तो भेजने के लिए जो भी एयर सरचार्जेस या कंबाइंड चार्जेस बनेंगे उन चार्जेस का आपको भुगतान करना पड़ेगा अगर आप उसकी रिडायरेक्शन बाय एयर करते हैं। लेकिन अगर आप उस डाक वस्तु को जो किसी देश से भारत में वितरित होने के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से प्राप्त हुई है, लेकिन जब तीसरे देश के लिए आप उसकी रिडायरेक्शन करेंगे सतह डाक के माध्यम से अगर आप करते हैं, इट विल बी रिडायरेक्टेड फ्री ऑफ चार्ज। तो ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु को बिना किसी शुल्क के रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।
Airmail items received from a country applying reduced charges for India may be redirected. किसी भी देश से प्राप्त हवाई डाक वस्तुएं जिनके ऊपर भारत के लिए शुल्क से छूट प्राप्त हो को पुनः निर्देशित किया जा सकता है। अब क्या बोला गया, किसी भी देश से भारत में एक डाक वस्तु वितरण होने के लिए प्राप्त होती है और कैसे होती है, एयरमेल आइटम के रूप में, हवाई डाक वस्तु के रूप में प्राप्त होती है और उसके ऊपर क्या अप्लाई है, रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई है, मतलब उसके ऊपर जो चार्जेस आपसे लिए जाने उनमें आपको छूट मिली है, उसकी रिडायरेक्शन कैसे की जाएगी। बाई सरफेस मेल ऑन पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ पोस्टेज एक्सक्लूडिंग एयर सरचार्ज ऑलरेडी पेड एंड चार्जेस इफ आइटम हैड बीन डिस्पैचिंग ओरिजिनली टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन। सबसे पहले समझते हैं, ये मान लीजिए एक देश है, यहाँ से एक डाक वस्तु हवाई मार्ग के माध्यम से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त हुई, लेकिन इसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई है, इसके ऊपर चार्जेस में आपको छूट दी गई है और इसकी रिडायरेक्शन किसी तीसरे देश के लिए करनी है तो कैसे की जाएगी। अगर इसकी रिडायरेक्शन सरफेस मेल के माध्यम से की जाती है, सतह डाक के माध्यम से की जाती है, तो डिफरेंस आपको चार्जेस का देना पड़ेगा। कौन सा डिफरेंस देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑलरेडी पेड। अब पहले उस देश से जो भारत को भेजने के लिए उस डाक वस्तु के ऊपर आपसे चार्जेस लिए गए, मान लीजिए वो 100 रुपये लिए गए थे और उसके ऊपर आपको क्या करने पड़े थे, 20 रुपये एयर सरचार्जेस के रूप में देने पड़े थे। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ ये एयर सरचार्जेस आपने क्या कर देना, एक्सक्लूड करने, इनको निकाल देना है, ये चार्जेस आ जाएंगे, यानी कि 80 रुपये आपने पहले दिए, एयर सरचार्जेस 20 रुपये आपने निकाल देने हैं। उसके बाद दूसरा बोला गया, चार्जेस इफ आइटम हैड बीन डिस्पैच्ड ओरिजिनली टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन, क्योंकि उस डाक वस्तु को भेजते समय आपको चार्जेस में छूट दी गई है, तो ऑब्वियसली अब बहुत कम चार्जेस आपसे उस डाक वस्तु के ऊपर लिए गए होंगे। अब दूसरी बात, अगर इस डाक वस्तु को इस देश से इस तीसरे देश के लिए डायरेक्ट भेजा जाता, डायरेक्ट भेजने पर उस डाक वस्तु के ऊपर कितने चार्जेस लगते हैं, क्योंकि अब रिड्यूस्ड चार्जेस नहीं लग रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए उसके ऊपर 150 रुपीज़ चार्जेस लगते, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहेगा। तो जो भी डिफरेंस होगा सतह डाक के माध्यम से पुनर्निर्देशन के लिए उस डिफरेंस का भुगतान आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप इसको बाई एयर, ठीक है, अगर आप इसको बाई एयर यानी कि हवाई मार्ग के माध्यम से पुनर्निर्देशित करना चाहते हैं तो इसके लिए पेमेंट कौन सी करनी पड़ेगी, इन एडिशन टू डेफिशिएंट पोस्टेज। तो ऐसी कंडीशन में भी डेफिशिएंट पोस्टेज, जो भी डाक शुल्क की कमी होगी और साथ में आपको एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस, अगर भारत से उस डाक वस्तु को नए गंतव्य के लिए भेजा जाता है उसके अनुसार एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस का भुगतान करने पर उस डाक वस्तु को हवाई मार्ग के माध्यम से दूसरे देश के लिए पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अनडिलीवरेबल कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में, अवितरण योग्य पत्राचार के बारे में, मतलब ऐसा पत्राचार जिसका वितरण कर पाना आसान नहीं है। रिटर्न टू कंट्री ऑफ रीजन को, ऐसी डाक वस्तुएं जिनका वितरण कर पाना बहुत मुश्किल है या उनका वितरण नहीं हो सकता है, उन डाक वस्तुओं को कंट्री ऑफ रीजन को, मूल देश को वापस लौटा दिया जाएगा। डिलीवर टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस और ड्यू। अब देखो, जब भी फॉरेन कंट्री के लिए कोई डाक वस्तु भेजी जाती है बहुत सारे चार्जेस उसके ऊपर ड्यू हो जाते हैं। आपने उस डाक वस्तु को भेजने के लिए पोस्टेज चार्जेस दे दिए, एयर चार्जेस दे दिए, लेकिन उस डाक वस्तु के ऊपर रास्ते में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, वो हम करेंगे, रीपैकिंग चार्जेस हैं, स्टोरेज चार्जेस हैं जिनको वेयरहाउसिंग चार्जेस कहते हैं, कस्टम क्लियरेंस फीस है और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जब भी कोई डाक वस्तु वितरित नहीं हो पाती और वापस उसको प्रेषक को लौटाया जाता है तो उसके ऊपर जितने भी ड्यू चार्जेस बन जाते हैं, चाहे वो रीपैकिंग चार्जेस हैं, वेयरहाउसिंग चार्जेस हैं या कस्टम क्लियरेंस चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस फिर सेंडर को देने पड़ते हैं, प्रेषक को देने पड़ते हैं। तो प्रेषक को वो चार्जेस देने के बाद उस डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा। पोस्ट कार्ड्स अदर देन रजिस्टर्ड विच डू नॉट बेयर एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न्ड। ऐसे पोस्ट कार्ड जिनके बाहर प्रेषक का नाम पता नहीं है उन पोस्ट कार्ड को वापस नहीं किया जाता। लेकिन अगर पोस्ट कार्ड रजिस्टर्ड आपने करके भेजा था, पंजीकृत करके भेजा था, तो ऐसी कंडीशन में उसको रिटर्न किया जाएगा, अन्यथा उसको रिटर्न नहीं किया जाता है। अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स, उसके बाद अपंजीकृत मुद्रित कागजात, पुस्तकों को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इसमें पुस्तकें भी आ जाती हैं, न्यूज़पेपर भी आ जाते हैं, लेकिन पुस्तकों को छोड़कर बाकी जितने भी अपंजीकृत प्रिंटेड पेपर्स होंगे ऑफ नो वैल्यू, जिनका कोई भी मूल्य ना हो, विल नॉट बी रिटर्न्ड अनलेस सेंडर हैज रिक्वेस्टेड देयर रिटर्न बाय अ नोट ऑन एड्रेस साइड इन लैंग्वेज नोन इन डेस्टिनेशन कंट्री। तो ऐसी डाक वस्तुओं को क्या किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा सेंडर को, जब तक कि सेंडर ने डाक वस्तुओं की वापसी के लिए डेस्टिनेशन कंट्री या गंतव्य देश में जो भी नॉन लैंग्वेज है, मतलब जो भी भाषा वो समझ सकते हैं, उस भाषा में एड्रेस साइड में एक नोट ना दिया हो कि ये जो प्रिंटेड पेपर्स हैं अनरजिस्टर्ड है, अगर इनका वितरण ना हो पाए तो मुझे ये वापस कर देने। इस तरह का अगर उसने नोट नहीं दिया है तो उन डाक वस्तुओं को जो कि अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स हैं उनको वापस या रिटर्न नहीं किया जाता है।
अनडिलीवरेबल मेल नॉर्मली रिटर्न्ड बाई सरफेस। अब जो भी अवितरण योग्य डाक वस्तुएं होती हैं सामान्य तौर पर उन्हें सतह डाक के माध्यम से वापस किया जाता है, अनलेस सेंडर रिक्वेस्ट फॉर द रिटर्न बायर, जब तक कि प्रेषक उन डाक वस्तुओं के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से पुनर्निर्देशन के लिए आवेदन नहीं करता है। ऐसा चार्जेस और कंबाइंड चार्जेस रिकवर फ्रॉम सेंडर एट द टाइम ऑफ रीडिलीवरिंग आर्टिकल। अब यहाँ पे देखो, जो भी इस तरह की डाक वस्तुएं होंगी इनको रिटर्न किया जाएगा, प्रेषक को जो इन्हें वापस किया जाएगा तो नॉर्मली जो है सरफेस रूट के माध्यम से किया जाता है, जब तक कि प्रेषक इस तरह की डाक वस्तुओं की रिटर्न के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से रिक्वेस्ट नहीं करता है, जब तक कि वो आवेदन नहीं करता है कि ये जो डाक वस्तुएं जब इनको रिटर्न किया जाए तो हवाई मार्ग के माध्यम से किया जाए। और फिर इन डाक वस्तुओं के ऊपर जो भी रिटर्न के लिए एयर चार्जेस और कंबाइंड चार्जेस बनेंगे, वो डाक वस्तुएं जब प्रेषक को वापस वितरित की जाएंगी तो उस प्रेषक से वो लिए जाएंगे, रिकवर किए जाएंगे। कोरेस्पॉन्डेंस ओरिजिनली पोस्टेड इन इंडिया एंड रिटर्न विल बी ट्रीटेड ऑन डिलीवरी एज फॉलो। अब मान लीजिए कोरेस्पॉन्डेंस ओरिजिनली पोस्टेड इन इंडिया, भारत से आपने एक डाक वस्तु पोस्ट की, अब फॉरेन कंट्री से वो वापिस आ जाती है, उसका वितरण नहीं हो पाया, तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। इफ ओरिजिनली प्रीपेड टू इट्स फर्स्ट एड्रेस, अगर इसको इसके पहले पते के लिए आपने प्रीपेड किया था, इसका पूरा भुगतान किया था, डिलीवर्ड फ्री ऑफ चार्ज, तो इसके वितरण के समय जब सेंडर को ये वापस की जाएगी तो कोई भी चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ओरिजिनली अनपेड, अब जब आपने इसको भेजा तो अनपेड या अनसफिशिएंटली पेड भेजा पहले पते के लिए, विल बी चार्ज्ड इफ इट हैड बीन कम डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन इन इंडिया एज अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड कोरेस्पोंडेंस। समझ लेते हैं। अब ये मान लीजिए एक देश है, ये भारत है। अब क्या हो गया, भारत से आपने एक डाक वस्तु भेजी फॉरेन कंट्री में वितरित करने के लिए, लेकिन कैसे भेजी, आपने उसके ऊपर चार्जेस नहीं दिए या आधे अधूरे चार्जेस का भुगतान करके उसको भेज दिया। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, अगर फॉरेन कंट्री में या डेस्टिनेशन कंट्री में वितरित नहीं हो पाती है, फिर वो भारत में आएगी। अब भारत में उस डाक वस्तु का वितरण किस तरह से किया जाएगा, जो कि अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड आपने पोस्ट की थी, तो कैसे किया जाएगा, उस गंतव्य देश से अगर उस डाक वस्तु को डायरेक्ट भारत में उसके एड्रेस के लिए भेजा जाता, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्जेस बनने थे वही आपसे लिए जाएंगे। मतलब आपने उसकी जो पोस्टिंग करी भारत से दूसरे देश के लिए, उसके चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। कौन से चार्जेस लिए जाएंगे, अगर उस डेस्टिनेशन कंट्री से इस नए एड्रेस के लिए, मतलब उस डेस्टिनेशन कंट्री से भारत में उस डाक वस्तु को भेजते समय अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड भेजने पर जो चार्जेस लगने थे, फिर वही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे उसके वितरण के समय। लेकिन भारत से जब आपने उसको पोस्ट किया था दूसरे देश के लिए, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इंश्योर्ड लेटर्स नोट डिलीवर्ड सेंट बैक एज सून एज पॉसिबल, जो भी बीमित पत्र होते हैं, क्या केवल पत्रों की बात की है जिनका वितरण ना हो पाए, उनको जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र उनको वापस भेजा जाएगा। अनडिलीवरेबल आइटम्स ऑफ इंटरनल सर्विस शैल बी रिडायरेक्टेड फॉर रिटर्न टू सेंडर ओनली इफ सेटिस्फाई कंडीशंस फॉर फर्दर कन्वेंस। आंतरिक सेवा की जो भी अवितरित योग्य वस्तुएं होंगी, प्रेषक उन्हें तभी भेजा जाएगा जब वो आगे भेजे जाने वाली जो शर्तें होंगी उनको पूरा करेंगे। आगे चलते हैं। रूल नंबर है आपके पास 21 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में, आधिकारिक डाक वस्तुओं के बारे में। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, जैसे हमने इंग्लैंड में कर लिया वही सेम कंडीशंस रहेंगी, लेकिन थोड़ा इसमें चार्जेस का है। सेम रूल्स एज फॉर प्राइवेट कोरेस्पोंडेंस, तो जो प्राइवेट कोरेस्पोंडेंस के लिए यानी कि निजी पत्राचार के लिए रूल्स रहेंगे वही इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। टैक्सिंग ऑफ पोस्टेज ऑन अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड मेल्स सेम रेट एज फॉर प्राइवेट आर्टिकल्स। जैसे हम इंग्लैंड में करते थे कि अगर आप किसी भी डाक वस्तु को अनपेड भेज रहे हैं, इनसफिशिएंटली पेड भेज रहे हैं, तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर डेफिशिएंसी ली जाती थी या फिर जो भी प्रीपेड रेट है वही लिया जाता था। नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर दोगुने चार्जेस, डबल चार्जेस लिए जाते थे, या फिर जो भी कमी होती थी उसके दोगुने चार्जेस लिए जाते थे। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्री में आप ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को जब भी अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड भेजेंगे, उसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो सेम प्राइवेट आर्टिकल्स के जितने ही रहेंगे। यानी कि प्राइवेट आर्टिकल्स के ऊपर भी सिंगल जो पोस्टेज चार्जेस है वही लिए जाते हैं, दोगुने चार्जेस का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर प्री पेइंग ऑनवर्ड official foreign mail, but inward foreign mail addressed to government officers cannot be paid by means of service stamps। उसके बाद बोला कि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री के लिए ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजेंगे
क्या आधिकारिक डाक वस्तु भेजेंगे। आउटबाउंड क्या होता है, जिसे भारत से किसी दूसरे देश में वितरित होने के लिए भेजा जाता है और वो ऑफिशियल फॉरेन मेल है। ऐसी कंडीशन में उसके लिए जो आप पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करेंगे, डाक शुल्क का भुगतान करेंगे, वो सर्विस स्टैम्प या सेवा डाक टिकटों के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन इनवर्ड फॉरेन मेल, क्या विदेश से भारत में वितरित होने के लिए आने वाला कोई भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जिसे किसी भी सरकारी अधिकारी को संबोधित किया गया हो, उसके लिए जो पोस्टेज चार्जेस का भुगतान किया जाएगा वो सर्विस स्टैम्प्स के रूप में कभी भी नहीं किया जाता है। रूल नंबर 22 है कोरेस्पोंडेंस ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सर्विंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों का पत्राचार शुड बी एड्रेस्ड टू इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 AP और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। तो ऐसी डाक वस्तुओं को भारतीय सेना डाकघर के पते पर यानी कि 56 APO या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाना चाहिए। तो कौन से होते हैं, नेवी पर्सनल वालों के लिए जो एड्रेस रहता है वो फ्लीट मेल ऑफिस, केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाता है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक आपका आर्मी पोस्ट ऑफिस 99 APO है, लेकिन उस 99 APO के पते पर इस तरह की डाक वस्तुओं को नहीं भेजा जाता है। तो भारत के बाहर भारतीय सशस्त्र बलों के जो भी कर्मी हैं उनके लिए जब भी पत्राचार भेजा जाएगा, इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 APO, 99 APO की बात नहीं की है, सिर्फ 56 APO को या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को भेजा जाएगा। शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स, और ऐसी डाक वस्तुएं अंतर्देशीय दरों के साथ इनका पूरा भुगतान आपको करना पड़ेगा। ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल फॉर ऑल पर्पसेस, सभी उद्देश्यों के लिए, यानी कि इनको पोस्ट करने के लिए, इनको बुकिंग करने के लिए, इनका वितरण करने के लिए, रोकने के लिए जो भी कंडीशंस हैं, जैसे इनलैंड आर्टिकल्स के साथ किया जाता है वैसे ही ट्रीट इनके साथ भी किया जाएगा। दे आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम पोस्टल चार्जेस। और इस तरह की डाक वस्तुएं इस तरह की डाक वस्तुओं के लिए पोस्टेज चार्जेस में, डाक शुल्क में आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आप ये मत सोचना कि इंडियन आर्मी पोस्ट जो फोर्सेज हैं उनके लिए भेजे जा रहे हैं तो चार्जेस में छूट दी जाएगी, नहीं दी जाती है, चार्जेस पूरे लगेंगे। आगे चलते हैं। रूल नंबर 23 कस्टम डिक्लेरेशन और अदर फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद आउटवार्ड मेल। जावक डाक वस्तुओं के बारे में, सीमा शुल्क घोषणाएं और औपचारिकताओं के बारे में। Letter post articles containing dutiable goods and small packets should be accompanied by custom declaration form। शुल्क योग्य सामान वाले पत्र, यानी कि जब भी आप लेटर में कोई भी ऐसा सामान भेजेंगे जिसके जो ड्यूटीएबल गुड है, मतलब उसके ऊपर शुल्क लगना है, या फिर स्मॉल पैकेट जब भी भेजे जाते हैं, मतलब स्मॉल पैकेट के अंदर चाहे कोई सा भी सामान हो, इस तरह के स्मॉल पैकेट क्या होते हैं आगे करेंगे क्या होते हैं स्मॉल पैकेट, तो जब भी भेजे जाएंगे शुड बी अकम्पनीड बाई ए कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ऐसी डाक वस्तुओं के साथ सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र होना चाहिए। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र 2 प्रकार के होते हैं। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से प्रकार है, एक होता है ग्रीन कस्टम लेवल, दूसरा होता है डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। ग्रीन कस्टम लेवल को C1 कहा जाता है, डिटेल्ड या विस्तृत घोषणा प्रपत्र जो होता है C2 CP3 से कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं C1 लेवल के बारे में, यानी कि ग्रीन कस्टम लेवल जो होता है ये एक एडिजिव लेवल होता है, चिपकने वाला लेवल होता है। शैल बी अफिक्स्ड ऑन एड्रेस साइड एट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो इसे क्या किया जाता है, पते वाली साइड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, क्या ऊपरी बाएं हाथ के कोने में चिपकाया जाता है, क्योंकि चिपकने वाला लेवल है। कौन सा, ग्रीन कस्टम लेवल। बीनीथ सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, तो इसको लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर तो चिपकाया जाएगा, लेकिन कहाँ पे चिपकाया जाएगा, प्रेषक के नाम और पते के नीचे चिपकाया जाएगा। फॉर आर्टिकल्स वैल्यू लेस देन 3400 रुपीज़, और ऐसी डाक वस्तुएं जिनका मूल्य 3400 रुपये से कम है उनके लिए C1 कस्टम लेवल का यूज़ किया जाता है। पेस्टेड ऑन आर्टिकल डालने के ऊपर इसे चिपकाया जाएगा। और दूसरा C2 CP3 डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है फॉर आर्टिकल्स वैल्यू मोर देन 3400। तो उन डाक वस्तुओं के लिए इसका उपयोग किया जाएगा जिसकी वैल्यू 3400 रुपये से अधिक होगी। फॉर ऑल इंश्योर्ड आर्टिकल्स पेस्टेड और सिक्योरली अटैच टू आर्टिकल, तो सभी जितने भी बीमित लेख होते हैं उन सभी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या तो इसको इसके लेख के साथ अच्छी तरह से चिपकाया जाता है, सिक्योरली अटैच किया जाता है, सुरक्षित रूप से इसके साथ संलग्न किया जाता है, या इसके ऊपर इसको पेस्ट भी किया जा सकता है, चिपकाया भी जा सकता है। In case of VP articles containing jewels, gold or currency notes for which insurance is compulsory, it must have a detailed declaration form enclosed inside the article and C1 green label pasted outside article with words customs may be opened officially। दूसरी बात बताएगा VP articles के मामले में,
मूल्यदेय डाक वस्तुओं के मामले में जिनमें कोई भी ज्वेलरी है, गोल्ड है, करेंसी नोट्स है, जिनके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है, उनके मामले में जो डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है C2 CP3 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, आर्टिकल के अंदर आपने डाल देना, उसके अंदर इसको संलग्न कर देना है। और जो C1 यानी कि ग्रीन कस्टम लेवल है उसको आपने लेख के बाहर चिपका देना है, जिसके ऊपर वर्ड्स होने चाहिए कस्टम्स में बी ओपन ऑफिशियली। तो VP आर्टिकल्स के मामले में जिनमें कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं होंगी जिनके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो ऐसी डाक वस्तुओं के मामले में दोनों तरह के कस्टम लेवल का उपयोग किया जाता है। एक उन डाक वस्तुओं के अंदर डाला जाता है, दूसरे को बाहर चिपकाया जाता है। इन केस इंश्योर्ड बॉक्सेस, अब बीमित अगर बॉक्स आप भेज रहे हैं, बीमित लेटर और बॉक्स में फर्क है, बीमित बॉक्सेस आप भेजने हैं तो टॉप पार्ट ऑफ C1 फॉरम लेवल ऑलवेज अफिक्स्ड टू आर्टिकल, तो जो C1 होगा यानी कि ग्रीन कस्टम लेवल होगा उसका ऊपरी वाला हिस्सा ले के ऊपर चिपकाया जाएगा, और दूसरा C2 CP3 फॉरम जो होगा उसको ले के अंदर डाला जाएगा। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स शुड बी फिल्ड बाय सेंडर एंड विद एक्यूरेट एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट। अब जब जो सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र होते हैं प्रेषक द्वारा इनको भरा जाना चाहिए, और साथ में जो भी सामग्री उसके अंदर भेजी जा रही है उसकी एक्यूरेट और डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसके विवरण होने चाहिए बिल्कुल ठीक सही से और विस्तृत होने चाहिए कि क्या इसके अंदर भेजा जा रहा है। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 3 के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें सेक्शन नंबर 3 में हमारे पास जो लेटर्स हैं उनके बारे में आज की वीडियो में कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर 3 में आता है क्या है, कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। अब लेटर पोस्ट आइटम्स में हमने जितनी भी डाक वस्तुएं की हैं, मतलब जितनी भी वस्तुओं के बारे में किया कि लेटर्स आ जाएंगे, एरोग्राम आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर्स आ जाएंगे, स्मॉल पैकेट आ जाएंगे, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वगैरह या बुक पैकेट वगैरह, जो बुक पैकेट नहीं होते स्मॉल पैकेट या जो भी आपके पास प्रिंटेड पेपर होंगे, क्या वो इस तरह की जितनी भी डाक वस्तुएं सभी इसमें आ जाएंगी, तो उनके बारे में करेंगे सेक्शन नंबर 3 में। तो कंडीशंस क्या है, पत्र डाक वस्तुओं के विभिन्न वर्गों से संबंधित शर्तों के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे लेटर के बारे में, पत्र के बारे में डिस्क्रिप्शन। नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल टू नेचर ऑफ लेटर एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 10 में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में आता है, उसमें जो प्रोहिबिशंस दी गई हैं उनके अलावा पत्र की प्रकृति के बारे में कोई भी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू इंक्लूड द फॉलोइंग इन लेटर। अब कौन कौन सी चीज़ों को आप पत्र में शामिल नहीं करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले any other letter, note or document having the character of current and personal correspondence exchanged between person other than the sender and the addressee or family members or bona fide guest। सबसे पहले कोई भी एक पत्र, नोट या डॉक्यूमेंट जिसमें करंट या पर्सनल कोई भी कोरेस्पोंडेंस है, मतलब इसमें कोई भी वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार है जो कि प्राप्तकर्ता और प्रेषक के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आदान प्रदान किया जा रहा है। इसका प्राप्तकर्ता, प्रेषक या उसके फैमिली मेंबर्स या बोनाफाइड जो गेस्ट होते हैं उनके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में उसको आदान प्रदान किया जा रहा है, तो उस तरह की डाक वस्तु को आप उस लेटर में संलग्न नहीं कर सकते हैं। The outward articles if found infringing this condition। अगर जावक लेख मतलब भारत से आप फॉरेन कंट्री के लिए किसी भी पत्र को भेज रहे हैं और इस तरह की शर्त का वो उल्लंघन करता है जिसमें प्राप्तकर्ता, प्रेषक, उसके फैमिली मेंबर्स या गेस्ट के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में कोई भी पत्राचार भेजा जा रहा है, चाहे वो करंट हो या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो, तो उनके साथ क्या ट्रीट किया जाएगा, इट विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन बट रिटर्न टू दी सेंडर। यह गंतव्य के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा लेकिन प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह की डाक वस्तुओं को डेस्टिनेशन के लिए नहीं भेजा जाता है, उनको सेंडर को वापस कर दिया जाता है। ईच सच डॉक्यूमेंट ट्रीटेड एज अनपेड लेटर एंड चार्ज्ड डबल दी पोस्टेज एट इनलैंड रेट। सो इस तरह की डाक वस्तुओं को अनपेड लेटर माना जाता है। आपने क्या किया, एक लेटर भेजना है फॉरेन कंट्री के लिए और भारत में वो पकड़ लिया जाता है कि उसमें प्राप्तकर्ता, प्रेषक, उसके फैमिली मेंबर या जो गेस्ट हैं उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस के कोई डॉक्यूमेंट है, लेटर है या कोई भी इस तरह का पत्राचार है, तो उन डाक वस्तुओं को क्या माना जाएगा, उस लेटर को जितनी भी उसके अंदर सामग्री निकलेगी या जितने भी अलग अलग डॉक्यूमेंट निकलेंगे उनको क्या माना जाएगा, अनपेड लेटर की तरह माना जाएगा। उसमें मान लीजिए 2 व्यक्तियों के लिए आपने पत्राचार भेजा था तो 2 अनपेड लेटर्स की तरह उसे माना जाएगा और उसी के अनुसार अंतर्देशीय दरों के अनुसार जो भी चार्जेस बनते हैं उनके दोगुने चार्जेस आपसे फिर वसूल किए जाएंगे। इन द केस ऑफ इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स इनफ्रिंगिंग दिस कंडीशन, लेकिन अगर इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल या फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए इस तरह की कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, डबल द पोस्टेज एट इंटरनेशनल रेट्स विल बी चार्ज्ड ऑन ईच इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इन पर्टिकुलर एनवल्प। तो एक पर्टिकुलर एनवल्प मतलब एक एनवल्प में जितने भी अलग अलग दस्तावेज निकलेंगे, क्या जो कंडीशंस को इनफ्रिंग करेंगे या तोड़ेंगे, उनके ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कैसे, इंटरनेशनल रेट्स के अकॉर्डिंग, अंतरराष्ट्रीय दरों के अनुसार। वो कैसे, उनके दोगुने चार्जेस का आपको भुगतान करना
पड़ेगा एंड रिलाइज्ड फ्रॉम एड्रेसी बिफोर डिलीवरी, और ये चार्जेस जो है वितरण से पहले प्राप्तकर्ता से रिकवर किए जाएंगे। आर्टिकल्स लाइएबल टू कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट दोज एड्रेस्ड टू कंट्रीज विच अलो इन कलेक्शन ऑफ ड्यूटीएबल आर्टिकल्स इन लेटर। अब लेटर में आप कोई भी ड्यूटीएबल आर्टिकल नहीं भेजेंगे, शुल्क लगने होंगे, कोई भी सामान नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ देश पत्रों में इस तरह के आर्टिकल को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि पत्र में वो ड्यूटीएबल गुड्स को भी स्वीकृत कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा किसी अन्य देश के लिए अगर भेजा जाता है तो उसको भी आप नहीं भेज पाएंगे, प्रोहिबिट माना जाएगा। आगे चलते हैं, फॉर्मेट एंड डायमेंशंस, किसी भी पत्र के जो आयाम रहेंगे वो किस तरह से रहने चाहिए। मैक्सिमम की बात करें, द सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ लेटर शुड नॉट एक्सीड 900 मिलीमीटर। किसी भी पत्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो योग है 900 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट डायमेंशन शुड नॉट बी मोर देन 600 मिलीमीटर। जो पत्र के सबसे बड़ा आयाम होगा वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें टॉलरेंस आपको +-2 की रहेगी, मतलब 600 मिलीमीटर से +-2 ऊपर होगा चला जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रोल फॉर्म की बात करें, अगर आप लेटर को रोल फॉर्म में भेजते हैं, आप पत्र को रोल फॉर्म में भी भेज सकते हैं। द सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर, लंबाई प्लस जो उसका व्यास है उस व्यास का 2 गुना, ये दोनों का योग जो है 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट डायमेंशन रोल फॉर्म में 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें +-2 की आपको टॉलरेंस दी जाएगी। मिनिमम की बात करें, अ लेटर शुड हैव अ सरफेस मेजरिंग नॉट लेस देन 90/140 मिलीमीटर। किसी भी पत्र की सतह का अनुमाप 90/140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा लेटर के रूप में। +-2 इसमें टॉलरेंस आपको दी जा सकती है। इन रोल फॉर्म में, जब भी आप रोल फॉर्म में भेजेंगे तो मिनिमम डायमेंशंस क्या रहेंगी, सम ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर शुड नॉट लेस देन 170 मिलीमीटर, तो उसकी लंबाई प्लस जो उसका व्यास है उसका 2 गुना, इन दोनों का योग मिला के 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट डायमेंशन शुड नॉट लेस देन 100 मिलीमीटर, सबसे बड़ा आयाम 100 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, रिकमेंडेड दैट, रिकमेंड किया जाता है डायमेंशंस ऑफ लेटर शुड बिलो 120/235 मिलीमीटर की किसी भी पत्र के आयाम मिनिमम तो हमने कर लिए 90/140, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि अधिकतम 120/235 मिलीमीटर हो, इससे ज़्यादा ना हो। थिकनेस जो 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई की जो रेशो है वो अनुपात √2 यानी कि 1.414 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेटर्स आर ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड एनवल्प्स इन मैनी कंट्री, पत्रों को बहुत सारे देशों में स्टैंडर्ड एनवल्प्स माना जाता है। स्टैंडर्ड एनवल्प्स को क्या किया जाता है, प्रोसेस्ड इन ऑटोमेटिक मशीन्स एंश्योरिंग क्विकर ट्रांसमिशन, जल्दी से उनके प्रसारण के लिए उनको क्या किया जाता है, ऑटोमेटिक मशीन्स में प्रोसेस किया जाता है ताकि जल्दी से उनकी छंटाई की जा सके। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, उनकी जो डायमेंशंस है उनको बिल्कुल आपने ध्यान से रखना होता है। एनवल्प मस्ट बी रेक्टेंगुलर, अब जो लिफाफा है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। आगे चलते हैं, मैक्सिमम वेट की बात करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, तो जितना इनलैंड पोस्ट में हमने लेटर्स के बारे में वजन किया उतना ही फॉरेन पोस्ट में आप जितना भी वजन आ जाएंगे, वेट लिमिट जो भी है उसका डायमेंशंस जो भी आ जाएंगे वो सारे बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। मैक्सिमम वेट किसी भी लेटर का फॉरेन पोस्ट में 2 kg हो सकता है, और इनलैंड पोस्ट में कितना हो सकता है, इनलैंड पोस्ट में भी 2 kg ही है। आगे चलते हैं, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस के बारे में। अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो क्या जुर्माना लगेगा। आर्टिकल्स विच डू नॉट कन्फर्म टू दी कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड अबव आर लायबल टू बी रिटर्न टू सेंडर एंड रिकवर एनी ड्यू चार्जेस फ्रॉम हिम। जो लेख ऊपर निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है वो प्रेषक को लौटाया जाएगा, और कोई भी देय शुल्क होगा वो प्रेषक से वसूल किया जाएगा। होवेवर द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में डिलीवर अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरनल लेजिस्लेशन, कोई भी देश, गंतव्य देश जो है वो अपने आंतरिक कानून के अनुसार अगर इस तरह की डाक वस्तु का वितरण करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर सेंडर को वापस कर दी जाती है तो उसको चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। इफ द ब्रीच रिलेट्स टू एक्सीडिंग द मैक्सिमम वेट परमिटेड, अब क्योंकि हमने लेटर के लिए कर लिया 2 kg मैक्सिमम वेट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन का उल्लंघन करता है 2 kg से ज़्यादा उसका वजन है तो चार्जेस ऑन दी वेस ऑफ एक्चुअल वेट में भी कलेक्टेड। तो उस डाक वस्तु के वजन के अनुसार, यानी कि उसका जो वजन है 2 किलोग्राम से ज़्यादा के लिए भी है, अगर 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम के अनुसार उसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, सेंडर को वापस ये नहीं किया जाएगा। पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स के बारे में, अवैतनिक या पर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्रों के बारे में। Unpaid and insufficiently paid letters of surface mail are forwarded to their destination taxed with deficiency. सतह मेल की अवैतनिक और अपर्याप्त रूप से भुगतान की गई वस्तुओं को या पत्रों को कमी के अनुसार जो भी शुल्क होगा वो वसूल करने के बाद उनके गंतव्य के लिए उनको भेज दिया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट किस तरह से रहती है, इस टेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बाई रेशो बिटवीन दी रेट ऑफ फॉरेन लेटर इन फर्स्ट वेट स्टेप इन डेस्टिनेशन कंट्री एंड रेट ऑफ फॉरेन लेटर ऑफ फर्स्ट वेट स्टेप इन इंडिया। अब देखा जाएगा वेट स्टेप के बारे में हम करेंगे, आपके जो
फॉरेन पोस्ट मैनुअल है उसमें आएगा। तो उसमें क्या रहता है, वेट लिमिट्स बनाए जाते हैं, वेट स्ट्रैप बनाए जाते हैं कि 0 से लेके 50 ग्राम तक इतने चार्जेस, 50 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक इतने चार्जेस, तो वेट स्ट्रैप बनाए जाते हैं। तो किसी भी पत्र के ऊपर जो वेट स्ट्रैप रहेंगे, अगर फॉरेन लेटर है उसके अकॉर्डिंग वेट स्ट्रैप में जो फर्स्ट वेट स्ट्रैप होगा उसमें क्या चार्जेस रहेंगे, और फिर देखा जाएगा फॉरेन लेटर वेट स्ट्रैप भारत में उसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे, उन दोनों की रेशो निकाली जाएगी, मल्टीप्लाई किया जाएगा, साथ में जो भी हैंडलिंग चार्जेस हैं 2 रुपये 50 पैसे वो भी आपसे लिए जाएंगे। इनलैंड लेटर कार्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज। अंतर्देशीय पत्र कार्ड को विदेशों के लिए पत्राचार भेजने के लिए कभी यूज नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को छोड़कर। एंड इफ सच एन आर्टिकल इज पोस्टेड, लेकिन अगर इस तरह का कोई आर्टिकल पोस्ट किया जाता है, इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर। तो इस तरह की डाक वस्तुओं को क्या किया जाएगा, इनसफिशिएंटली पेड लेटर मानना जाएगा, और पर्याप्त भुगतान किया हुआ पत्र मानना जाएगा। किसे, इनलैंड लेटर कार्ड को, जिसे आप फॉरेन कंट्री के लिए भेज देते हैं। एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार उसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो इनलैंड अपने जो पोस्ट कार्ड होते हैं, उन आपके इनलैंड लेटर कार्ड जो होते हैं उनको कभी भी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए आपने कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही करेंगे। सेक्शन नंबर 3 हमने थोड़ा सा कर लिया लेटर्स के बारे में। इसके बाद पोस्ट कार्ड्स आ जाएंगे, एरोग्राम्स आ जाएंगे, आपके प्रिंटेड पेपर्स आ जाएंगे, स्मॉल पैकेट आएंगे। तो इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, आज की वीडियो में भी बोलूँगा, भाई याद करने नहीं है, सिर्फ समझने हैं। अच्छे से समझ लो, याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, मत करो याद, कुछ नहीं होता याद करने से। आपको सिर्फ ये समझ लेने हैं, जो लाइन आपने पढ़ ली उसको समझ लिया, याद आपको ना हो कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इनको अगर आप याद करने बैठेंगे तो आपको पिछला जो आप देखेंगे, आपने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किया, जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ याद नहीं होगा अगर आप याद कर रहे हैं। अगर आपने समझा है तो जब आप उसको दोबारा से देखेंगे वो सारी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज हो जाती हैं। जब क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आती होंगी। अगर आपने इनको समझा है, आपने सिर्फ इनको रट्टा मारा है, आपने सिर्फ इनको पढ़ा है, आपने याद करा है, फिर ये आपको भूल दिया। अगर आपने समझी है फिर ये आपको भूलेंगे नहीं। तो आप कोशिश करो इनको समझने की, इनको रटो मत, इनको याद भी मत करो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि याद भी मत करो, सिर्फ समझ लो। समझ लोगे क्वेश्चन पेपर्स में यही सारी चीज़ें आपको रिपीट मिल जाएंगी। उस समय आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी शुरू हो जाएंगी और आपको समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। कोई भी आपको डाउट हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।